1960s में जो अनाज बदला, वो बदलाव किया एक एलर्जन ने। गेहूँ से एलर्जी नोन है। हमारे 8 एलर्जन जो होते हैं, जिसमें एग भी होता है और सोया भी होता है, नट्स भी होते हैं, फिश भी होते हैं, उसमें गेहूँ भी होती है। Celiac is one thing, allergy is another thing, और intolerance is third part. यस, और एलर्जी बहुत इतनी कॉमन नहीं होती, बट ये नॉन सीलियक सेंसिटिविटी और सीलियक डिजीज ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। असलियत तो यही है कि चाहे वो सीलियक है, चाहे वो नॉन सीलियक ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, उसमें परहेज़ उतना ही रखना है, क्योंकि वो उतना ही जानलेवा है। लो ग्लूटेन डाइट, उसका भी कोई खास बेनिफिट नहीं है। सीलियक डिजीज़ है, उसमें एक ऑटो इम्यून कंडीशन है और एक किस्म का डैमेज टू द इंटेस्टाइन्स टिपिकल होता है। उनके जो लक्षण हैं आर वेरी नॉन स्पेसिफिक, और कभी कभी लक्षण होते भी नहीं है, अंदर ही अंदर डैमेज हो रहा है, बाद में पता चलता है। जब तक पूरा पेट में कैंसर फैल गया, कोलन में कैंसर, उसके बाद पता चला। फर्स्ट टेस्ट क्या होगा प्रियंका, कि आपको अगर किसी का डाउट है मेरे को नहीं सूट कर रहा, तो मैं कैसे बताऊं, खुद से उसको हटाओ, 3 हफ्ते हटा दो। उसमें आटा, मैदा, सूजी, दलिया, हर फॉर्म ऑफ व्हीट आप हटाओ। तो इसके साथ साथ आप मक्की, सोया और ओट्स भी हटा दो। और अपने लक्षण जो हैं, आप अपनी बॉडी की फील, जो भी चीज़ तंग कर रही है, चाहे वो परसिस्टेंट कॉफ है, चाहे वो जॉइंट पेन है, चाहे वो आपका मूड है, चाहे स्टमक रिलेटेड है, उसको आप ऑब्जर्व करो। बच्चे एक बार जब बड़े हो जाते हैं तो क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए डाइट में? इन लोगों को, बच्चों को अनाज में बिल्कुल डिले करना चाहिए गेहूँ, और गेहूँ में भी जो पुराना गेहूँ है, जिसको खपली व्हीट भी कहते हैं आजकल, तो उसको करें। और ये नहीं कि सारी डाइट उसी की दें, उनको चावल और अनपॉलिश्ड राइस इफ पॉसिबल, एंड अपना मिलेट्स, क्योंकि उनकी आंतें रिएक्ट करेंगी। घी हो गया, तेल हो गया, हम सर पे लगाते हैं तो बाल अच्छे होते हैं, स्कैल्प अच्छा होता है। नाक में डालते हैं तो नेजल पैसेजेस अच्छे होते हैं। मुंह में डालते हैं तो ऑयल पुलिंग होती है, तो मुंह का बैक्टीरिया अच्छा होता है। बॉडी पे लगाते हैं तो त्वचा अच्छी होती है। तो फिर अंदर क्यों नहीं? प्रीबायोटिक्स क्या है? खाना है फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कीटाणु ही आपको एकमात्र जिंदगी में हेल्थ देंगे या इल हेल्थ देंगे। तो ये कीटाणु जो है, इनकी जो हेल्थ है इनविजिबल, अगर आप इनको अच्छा खाना देंगे तो आपके लिए काम करेंगे। अगर इनको इनकी पसंद का खाना नहीं देंगे तो ये आपके अगेंस्ट काम करेंगे। जब भी वैक्सीन भी लें तो प्रोबायोटिक्स लें, क्योंकि इन पर हमला होता है। जो मिल्क इंटॉलरेंट है, लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उनको पूरी तरीके से दूध छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, आजकल आपने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि गेहूं नहीं पचता। तो वाकई गेहूं जो है वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा, या फिर ये कोई नया डाइट ट्रेंड है? आज हम बात करेंगे कि गेहूं से दरअसल किसको प्रॉब्लम होती है, और जब प्रॉब्लम होती है तो किस तरह के लक्षण सामने आते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आपका गेहूं का सब्स्टिट्यूट या विकल्प क्या हो सकता है। तो आज हमारे स्टूडियो में है जानी मानी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ईशी खोसला मैम। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्रियंका। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब लोग ग्लूटेन के बारे में बात नहीं करते थे, जानते नहीं थे कि सीलियक डिजीज़ क्या होती है, तब ईशी मैम ने 2006 में सीलियक सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया। यानी वे लगभग 20 साल से वो गेहूं से होने वाली एलर्जी पर काम कर रही हैं। तो आज हमें बताएंगे कि गेहूं से जो दिक्कत होती है वो होती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। तो मैम, ये बताइए कि वाकई जो गेहूँ है ये प्रॉब्लम अब करने लगा है, ये ऑफलेट ज़्यादा कर रहा है, या फिर ये पहले से था? नहीं, अब बहुत ज़्यादा हो गया जी। चाहे वो हम सीलियक डिजीज़ के फॉर्म में उसको देखें, या इसको नॉन सीलियक जो ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, दोनों ही बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अकॉर्डिंग टू डेटा सिंस 1974 इट हैज़ गॉन अप बाय 4-fold। 4 गुना बढ़ गया। 4 गुना बढ़ गया। और ये इसका तो सीलियक डिजीज़ का बता रहे हैं जी। और कई रिसर्च में तो 5-fold भी है। लेकिन जो नॉन सीलियक है वो तो डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है, क्योंकि उसके ना प्रमाण है ना उसकी कोई। अब तो टेस्ट थोड़े थोड़े आए हैं, लेकिन वो एक एंटिटी है जिसमें अभी कुछ कह नहीं सकते। इसको एक्सेप्ट भी अभी किया है साइंस, मतलब जो हमारी एक्सपर्ट्स हैं, कि ये वाकई थी। आपका तो सीलियक का टेस्ट नेगेटिव है, तो आपको गेहूं कैसे तंग कर रही है। तो
इसका एक एक्सेप्टेंस और एक इसके ऊपर एक साइंटिफिक गाइडलाइंस में इसके ऊपर कुछ फोकस हो, ये अभी इतना नहीं हुआ। हो गया है, काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। और कई लोग इसमें अभी भी डिसमिसिव हैं कि जब आपके पास एलर्जी नहीं है, जब आप सीलियाक डिजीज़ नहीं है, तो फिर आपको गेहूँ कैसे तंग कर सकती है। लेकिन वाकई में असलियत तो यही है कि चाहे वो सीलियाक है, चाहे वो नॉन सीलियाक ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, उसमें परहेज़ उतना ही रखना है, क्योंकि वो उतना ही जानलेवा है। ओके। वो लोग समझते नहीं है कि आपको क्या है, कितना लेवल का परहेज़ करना है। लेकिन इसमें गलती है, और इसमें लगता है कि उसमें हम चीट कर सकते हैं, सीलियाक में नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। आप कर रहे हैं तो करिए, ना करें तो फिर आप खाइए, क्योंकि दोनों तरफ से आपको फिर बेनिफिट उसमें नहीं मिलेगा। एक कभी खाया या लो ग्लूटेन जिसको बोलते हैं, लो ग्लूटेन डाइट, उसका भी कोई खास बेनिफिट नहीं है। जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जिनको नहीं है वो और बात है, लेकिन जो लोग इससे बेनिफिट इनको होता है, जिनकी बीमारियां ठीक होती हैं, जिनकी स्किन की प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ, जो भी प्रॉब्लम, डायबिटीज़, तो फिर उनको ये लो ग्लूटेन वाली डाइट नहीं चलती। कई लोग तो मेरे पास ऐसे आते हैं कि हम घर पे तो कर लेते हैं, लेकिन बाहर जाके सब कुछ खा लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि फिर ट्रीट योर सेल्फ एज पीपल हु आर ईटिंग ग्लूटेन, यू आर नॉट ऑफ ग्लूटेन। क्योंकि इसकी साइंस इतनी क्लियर है कि जब आप इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी की बात करते हैं, आपकी जो गट का जो लीक है, वो आप फिर से उसको लीक ही कर रहे हैं, तो हील होने का टाइम ही नहीं दे रहे। कभी खाया, कभी नहीं खाया। तो ये एक मतलब वो एक समझने वाली बात है। और यस, बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और इसकी वजह भी हैं कि क्यों बढ़ रही है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि सीलिएक डिजीज़ और एलर्जी, इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? देखिए, दो कंप्लीटली डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। इम्यून सिस्टम रिलेटेड एक IgE मीडिएटेड है और एलर्जी, और जो सीलियाक डिजीज़ है वो IgG मीडिएटेड है, और IgA भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो वो तो एक टेक्निकल बात है। लोगों को ये समझना है कि जो सीलियाक डिजीज़ है उसमें एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, और एक किस्म का डैमेज टू द इंटेस्टाइन्स टिपिकल होता है, जिसको क्लासिफाई करते हैं सीलियाक डिजीज़। उनके जो लक्षण हैं, दैट मीन सिम्टम्स, आर वेरी नॉन स्पेसिफिक, मल्टी सिम्टम डिसऑर्डर इसको बोलते हैं। तो और कभी कभी लक्षण होते भी नहीं है, अंदर ही अंदर डैमेज हो रहा है, बाद में पता चलता है। जब तक पूरा पेट में कैंसर फैल गया, कोलन में कैंसर, उसके बाद पता चला, मतलब उस समय, मतलब इसकी वजह। तो इट इज़ नॉट दैट सिंपल। तो एंड द एज, यू नो, विच इज़ व्हाट वी कॉल द स्पैन, 9 months to 90 years एंड मोर, इसमें डायग्नोसिस होता है। सो ये होने को बचपन से भी इसके लक्षण शुरू में भी आ सकते हैं, मिडिल एज में भी आ सकते हैं, और बाद में भी आ सकते हैं। तो एक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कहीं भी कोई जैसी बीमारी आपको या कोई भी सिम्टम तंग कर रहा है, बहुत परसिस्ट कर रहा है, और आपकी दवाइयों से उसका सुझाव नहीं हो रहा, तो आपको इसका टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। ये सिम्टम क्या होंगे? राइट फ्रॉम गट रिलेटेड, डाइजेस्टिव टू आउटसाइड द गट, दोनों सिम्टम्स होते हैं। और कई लोग का मानना ये है कि हमारे को गट रिलेटेड सिम्टम नहीं है, तो सीलियाक डिजीज़ कैसे हो सकती है, या हमें नॉन सीलियाक वीट से कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप गट की बात कर रहे हैं, गट के तो सिम्टम्स ही नहीं। तो इसेंशली जैसे जो बहुत टिपिकल सिम्टम्स होते हैं, वो होते हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गई, या IBS हो गया, बार बार आपको वॉशरूम जाना है, या आपको बहुत रिफ्लक्स हो रहा है, या आपको कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस, या और कोई क्रोन्स डिजीज़, ऑटो इम्यून जो प्रॉब्लम्स हैं गट की, या आपको चाहे मतलब आउटसाइड द गट हो, आपको अस्थमा है, आपको ब्रोंकाइटिस है, या आपको जोड़ों में दर्द है, या आपकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सोरासिस है, एक्जिमा है, हेयर फॉल, सर पे बाल मतलब गिरना, पुअर हेयर हेल्थ, डैंड्रफ, स्किन पे एक्ने, टू रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, PCOS, और इवन इनफर्टिलिटी अदरवाइज, और मिसकैरेजेस,
एंडोमेट्रियोसिस, मतलब लिटरली एवरीथिंग, न्यूरोलॉजिकल Mental health. प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ, न्यूरोलॉजिकल में पार्किंसंस हो गया, एटेक्सिया हो गया जिसमें बैलेंस बिगड़ता है, तो वहाँ से लेके आप जैसे बात करी आपने मेंटल हेल्थ, उसमें एवरीथिंग, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया या बाइपोलर हो गया या डिप्रेशन हो गया या एंजाइटी हो गई, तो मतलब कुछ नहीं छूटा, क्योंकि टुडे एवरीथिंग टुडे इज़ रिलेटेड टू द गट, एंड गट में जो सबसे बड़ा ये एक सीलियाक डिजीज़ इज़ वन कल्प्रिट, एंड योर डाइट, otherwise the other grains are also contributing. So ऐसे जो एक बहुत बड़े गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं बॉस्टन मेडिकल सेंटर में मैसेच्यूसेट्स, he is very senior, he has many publications, Dr. Alessio Fasano, उनका ये कहना है कि over 300 conditions, health conditions are connected to the leaky gut, एंड उसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट है ग्लूटेन। उनकी पब्लिश्ड रिसर्च ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में उन्होंने लिखा है ये, और ये 300 कंडीशंस अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ऑटो इम्यूनिटी, मेंटल हेल्थ, कैंसर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, 300 बीमारियाँ आप बताइए, तो सब कुछ ही जुड़ गया ना इससे। और ये बहुत एक काउंटर इंट्यूटिव, अभी जैसे लॉजिकल क्वेश्चन कि भाई जो चीज़ हमारा खाना हमारे पुश्तैनी हमारी जो डाइट थी उसमें इंक्लूडेड है, और इट हैज़ फेड द वर्ल्ड फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये खराब नहीं हो सकता। राइट, हाँ, पहला सवाल यही मन में आता है कि हम तो हमारे पेरेंट्स खा रहे थे, हमने भी खाया बचपन से, तब तो कभी कुछ हुआ नहीं, 100 साल तक हाँ रह रहे। सीलिएक का तो आप बता ही रहे हैं कि वो तो बाय बर्थ होता है, लेकिन इधर मैं ऑफलेट लोगों को देख रही हूँ कि ये एलर्जी जो हैं, नॉन सीलियक भी, हाँ, नॉन सीलिएक जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो गया है, जिससे बोलते हैं ना सेंसिटिविटी ग्लूटेन के लिए। अब वो चीज़ जो है ना वो आप कई बार अपने एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपको लगता है मैं इतने सालों से खा रही थी, ये खा रहा था, तब तो कुछ हुआ नहीं, आज ऐसा क्या बदल गया। और ये पूछना भी चाहिए ना कि ये क्या हो गया, हमारा खाना, जो हमारा खाना ही जहर हो गया, ये तो नहीं हो सकता ना, बट हुआ है ऐसे, और इसकी वजह ये है कि बहुत बदलाव आ गया, बहुत बदलाव आ गया, जो अनाज आपके एंसेस्टर्स ने खाया था और जो हम लोग खा रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन था, एक पार्ट ऑफ आवर हिस्टोरिकल इकोसिस्टम ऑफ फूड के 1960s में जो अनाज बदला, विच इज़ फॉर गुड रीजंस, वो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ जो PL480 हमारी डाइट में शुरू हुई, उसकी मॉडिफिकेशन जो हुई गेहूं की, तो उससे एक बहुत लंबी ऊंची जो घास थी, जो वीट का जो प्लांट था, वो इट वाज अ टॉल ग्रास, अब वो बिल्कुल एक ड्वार्फ बन गया। तो वो एक छोटा हो गया विद मल्टीपल सीड्स, उसके अंदर क्रोमोसोमल चेंजेस भी हुए, तो वो एक मतलब जो हमने बदलाव किया, वो बदलाव किया एक एलर्जन में। गेहूं से एलर्जी नोन है, हमारे 8 एलर्जन जो होते हैं, जिसमें एग भी होता है और सोया भी होता है, नट्स भी होते हैं, फिश भी होती है, उसमें गेहूं भी होती है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 8 चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी प्रूवन है जिनसे हमें एलर्जी होती है, इनमें से गेहूं भी एक है। तो वो तो एक नॉन एलर्जी जिसकी आपने बात करी, तो एलर्जी जो है उसका, उसमें अगर हमने कुछ बदलाव ले तो उसके ऊपर कुछ जांच करनी चाहिए थी कि ये हमारे लिए कैसा रहेगा, सूट करेगा नहीं करेगा, लेकिन हम लोगों ने उसको हमारे सिस्टम में आ गया। तो वो ही अब उसके बाद देखिए कि 20 साल के बाद ये मोटापे का, थायराइड प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीज़ और एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें बढ़ती चली गई, और अब तो नई नई चीज़ें आ गई। कभी ऑटिज्म सुना ही नहीं था, बिल्कुल, तो इतना कॉमन हो गया। अब डिप्रेशन, एंजाइटी, ये तो कहाँ होती थी जी, अब तो सब हर इस जनरेशन के बच्चे को है ना। नींद की प्रॉब्लम, नींद तो होता था भैया, नींद आ गई सो जाओ, अब नींद बुलानी नहीं पड़ती थी, अब उसके लिए भी एक इशू बन गया। तो मतलब पूरा एक सिस्टम हमारी हेल्थ का बदल गया उस बदलाव से, और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ फूड और भी ज़्यादा बढ़ गया। शुरू तो हो गया था 60s में, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड और पैक्ड फूड और एडिटिव लेडन फूड वो भी आ गया, और
सिटीज़ में तो फिर प्रदूषण भी आ गई। जी जी। तो वो बहुत एक कॉम्बिनेशन जो है उसका एक टॉक्सिक Deadly। एनवायरनमेंट बन गया, जिसकी वजह से अब हम आंतों पर जो असर देख रहे हैं वो हो रहा है। यही चीज़ अगर आप विलेजेस में जाइए अभी भी इंडिया में भी, तो अगर वो खा भी रहे हैं तो उनको इतना तकलीफ नहीं दे रहा जितना यहाँ पे दे रहा है। पॉल्यूशन और मेन कल्प्रिट पोल्यूशन भी हुआ। हाँ, और उसके बाद ये भी एक कोविड एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बन गया। तो कोविड जैसे 60s में गेहूं बदली, और अब 2020 के बाद जो ये कोविड हुआ और कोविड के वैक्सीनेशन से जो अंजाम देख रहे हैं वो भी एक बहुत बहुत प्रोफाउंड इफेक्ट है। तो या अगर इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि मेरे पेरेंट्स जिन्होंने कि इस गेहूं को खाया, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब वो एकदम शुरुआत से नहीं खाया, उससे पहले प्योर गेहूं जो था वो खा रहे थे, मॉडिफाइड नहीं था। फिर हम लोगों ने तो शुरुआत से ही मॉडिफाइड खाया, अगर 60s के बाद हुआ है तो जो लोग भी उसके बाद पैदा हुए तो, और नेक्स्ट जनरेशन जो हमारे बाद वाली जनरेशन है जो कि 100% ही हर फॉर्म में ही मतलब उनको और शायद मे बी कि ज़्यादा और आप मॉडिफाइड बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल ठीक इसका वो समझ रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली हम क्रोनोलॉजिकली इसको हम एनालाइज कर सकते हैं, और मैं इसका बताऊंगी आपको। क्योंकि जो तुमने जो 1960 से पहले पैदा हुए उन्होंने खुद खाना शुरू किया आफ्टर अ सर्टेन एज। अब जो लोग शुरुआत में, जैसे मैं और मेरे भाई में अंतर है, जो 50s में पैदा हुए थे और मैं 60s के बाद पैदा हुई थी, 3 साल बाद। सो अब जो मैंने बचपन में झेला मेरे भाइयों ने नहीं वो चीज़ें झेली थी। स्टार्टिंग विद मोटापा, उसी वातावरण में मेरा एपेटाइट कंट्रोल ही नहीं था, और उसके अलावा मुझे एक्नी होती थी, मुझे मुंह में छाले होते थे, मेरे को डैंड्रफ होती थी, मेरे को थायराइड जल्दी से हुआ। ये सब बातें उनको कुछ नहीं हुआ, मेरे को कुछ ना कुछ तकलीफ रहती थी जी। कभी कॉन्स्टिपेशन है, कभी ठीक है। सो राइट फ्रॉम एंड लेजीनेस, तो ये सब चीज़ें जो थी ये मेरे भाई स्पोर्टी थे, उनको मोटापा नहीं कभी हुआ, उनके थायराइड बाद में हुए लिटरली। सो आई कैन सी दैट डिफरेंस बिटवीन। यही सवाल है मेरा कि मान लीजिए जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, अब हमें उसे बचाना है ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोग की जनरेशन तक एटलीस्ट चीज़ें इतनी अवेयरनेस आ गई है। यू आर द फर्स्ट वन, यू आर वेरी वेरी बैंग ऑन। ये मेरे बहुत बड़े कंसर्न्स हैं जी बिल्कुल, कि ये हम आगे की जनरेशंस को कैसे बचाएंगे, क्योंकि ये एंटीबॉडीज, जिस माँ ने एंटीबॉडीज मतलब जो गेहूं से सेंसिटिव है उसने एंटीबॉडीज अपने बच्चे को वूम में ही दे दी। तो एंटीबॉडीज देने से इन्फ्लेमेशन तो शुरू हो गया बच्चे में पैदा होने से पहले। तो आप देख रहे हैं ये कंट्रोल भी नहीं है। हाँ, इस पर कंट्रोल भी नहीं है, नहीं कंट्रोल। और देखते हैं या तो इवन इन द वूम हम देख रहे हैं कि या तो बच्चा बहुत ही छोटा है, उसको खाना लग ही नहीं रहा, IUGR जिसको बोलते हैं कि ग्रोथ रिटार्डेशन। जो बच्चा अच्छे घर से आ रहा है, जिसकी माँ अच्छा खाना खा रही है, सारे सप्लीमेंट्स खा रही है, तो बच्चा ही नहीं बढ़ रहा। तो वो एक स्पेक्ट्रम है। तो ग्रोथ से लेके आगे जाके ऑटिज्म या कोई जैसे कंजेनिटल थायराइड, कंजेनिटल डायबिटीज़ और अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, और बच्चों में एंजाइटी वगैरह तो आप देख ही रहे हैं बहुत जल्दी हो रही है। तो वो ट्रांसमिट हो जाती हैं 3rd ट्राइमेस्टर में। तो बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है हमारी जनरेशन कैसे को। बचाएंगे? माँ की डाइट, माँ को अपने बच्चे के लिए डाइट बदलनी ही पड़ेगी। एक तो प्री कंसेप्शन भी बदले, उसमें सही अनाज लें और सारे अपने सप्लीमेंट्स, क्योंकि जब अनाज ठीक नहीं है तो आंतें ठीक नहीं है, आंतें ठीक नहीं है तो न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, अब्जॉर्ब ही नहीं होगा। राइट। देखिए मैं इसको ना एक, अगर जो लोग नहीं समझ पा रहे, क्योंकि लगता है वही वाली चीज़ माइंडसेट है कि आप गेहूं से क्या होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको अगर हम ऐसे कहें कि आप पेट्रोल की गाड़ी के अंदर डीजल डाल रहे हैं तो इंजन आपका थोड़े दिन बाद बंद हो जाएगा और आपकी गाड़ी खत्म। तो वो सेम चीज़ है कि हमें बॉडी को, मान लीजिए गेहूं जिसको नहीं सूट कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अब ये बताइए कि बच्चों को, चलिए तो मदर को डाइट अपनी चेंज करनी है, बट बच्चे एक बार जब बाहर आकर बड़े हो जाते हैं, मतलब 5 साल का बच्चा है या उससे बड़ा है, तो क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए डाइट में? क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो चीज़ हमें प्रॉब्लम हो रही है वो आने वाली जनरेशन में, ऑफकोर्स एक तो बढ़ेगी, लेकिन इसमें हाँ, क्योंकि हमारी जब ये गाइडलाइंस में तो मैंने आपको बताया कि नॉन सीलिया के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। तो जिन फैमिलीज़ में जिनको हम बोलते हैं एट रिस्क में, जिसमें मोटापा, डायबिटीज़,
हार्ट प्रॉब्लम्स ये सब हैं, या जिनमें ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हैं, या जिनमें कैंसर है, वो सब एट रिस्क हैं। इन लोगों को, बच्चों को अनाज में बिल्कुल डिले करना चाहिए गेहूँ। और गेहूँ में भी जो पुराना गेहूँ है, जिसको खपली व्हीट भी कहते हैं आजकल, तो उसको करें। और ये नहीं कि सारी डाइट उसी की दें, उनको चावल और अनपॉलिश्ड राइस इफ़ पॉसिबल, एंड अपना मिलेट्स जैसे रागी हो गया, या माइनर मिलेट्स हो गए, बहुत मिलेट्स हैं हमारे यहाँ पे, तो उनसे शुरुआत करें। और डिले करें गेहूं का इंट्रोडक्शन, क्योंकि उनकी आंतें रिएक्ट करेंगी। तो इट इज डिले करना है, या फिर जैसे आपको मिक्स करके करना है? मान लीजिए नॉर्मली अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज ऐसी रही हैं या अभी भी हैं जिनमें कि तीनों मील आपका गेहूं बेस्ड होता है, वो ना करें जी, वो ना करें। तो वो हम लोग, वो हो सकता है कि आपके 3 मील में से आप 1 मील, मैं तो कहती हूँ राइस और मिलेट्स पे रहें जी, और कभी कभी गेहूँ दें, और वो भी पुरानी गेहूँ। और शुगर बिल्कुल अवॉइड करें, मिनिमम रखें। आफ्टर 1 ईयर थोड़ा बहुत दें तो उसको गुड़ या हनी, या मतलब ऐसी किस्म की नेचुरल स्वीटनेस जो है, उस खजूर वगैरह वो चीज़ें दें, तो इससे इनकी गट बेटर रहेगी। और दूसरा, फर्मेंटेड फूड्स जैसे होते हैं ना, जैसे आप बड़ी ट्रेडिशनल हमारे इडली भी है और कांजी भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। फाइबर रिच फूड दें बिल्कुल। और अपना ये प्रोबायोटिक्स, उस पर भी मतलब देना चाहिए रेगुलरली बच्चों को। और जहाँ तक हो सके बच्चों को नेचुरल रेमेडीज़ दें, किचन की फार्मेसी को यूज़ करें खांसी ज़ुकाम हल्के से बुखार के लिए। आई जस्ट फ्रेंड जिसके बच्चे को टीदिंग का लग रहा था बुखार है, लेकिन एंटीबायोटिक उनका शुरू हो गया। 1 साल के बच्चे को आप ये एंटीबायोटिक देंगे तो उनका जो उनकी आंतें हैं वो बिगड़ेंगी। तो इसलिए मिनिमम मेडिकेशन भी प्रिपेयर्ड के 2 दिन हम 3 दिन बुखार झेल लेंगे, लेकिन मतलब अंडर मेडिकल सुपरविजन रखें। लेकिन दवाई ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम शुरू कर दें जब तक कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन या सीरियस ना हो। होम्योपैथी का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि दीज आर जेंटल, दे डोंट हैव साइड इफ़ेक्ट्स। तो ओनली इन टर्म्स ऑफ रियल नीड to you use these kind of medicines, not for routine problems. हल्का सा हवा में कुछ हुआ, बच्चे ने खांस दिया तो जल्दी से अपने एंटीबायोटिक वो ठीक हो जाएगा, ये चीज़ें ना करें। वो बिकॉज इसका जो असर है ना, वो ना माएँ समझती हैं ना कोई और समझ रहा है आजकल, कि ये आगे जाके दिखता है। एंटीबायोटिक तो बहुत बहुत बड़ा नहीं, लाइफ सेविंग है एंटीबायोटिक, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब उसका यूज प्रूडेंट यूज, डिस्क्रीट यूज विद लॉट ऑफ कॉशन एंड केयर, ये अब्यूज़ नहीं करना उसको। तो वो जब इन सिचुएशन में इनका अब्यूज़ हो जाता है और इससे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आती हैं जो फिर वो एसोसिएट नहीं होती। आज तो बच्चा ठीक हो गया आपका, 2 दिन में बड़े खुश हैं कि माँ को सफ़र नहीं करना पड़ा, बच्चे को सफ़र नहीं पड़ा। आगे जाके जो होता है वो प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो लिंक नहीं कर पाते, दे कांट जॉइन द डॉट्स। वो हम लोग देखते हैं फिर कि ये प्रॉब्लम क्यों आई बच्चे को, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम या ये स्टमक प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि बचपन से देखोगे भाई खांसी ज़ुकाम ज़्यादा होता था तो एंटीबायोटिक कभी कभी तो देनी पड़ती थी। तो हाँ, कभी कभी दे दो, लेकिन इतना ज़्यादा मत दो कि आप उसकी लॉन्ग टर्म हेल्थ खराब तो ये एंटीबायोटिक से ज़्यादा प्रॉब्लम है या फिर जो दूसरी मेडिसिन भी होती हैं, अगर आप लीजिए फीवर के लिए आप दे देते हैं? सबसे ज़्यादा तो इसमें होता है, बाकी स्टीरॉइड्स में होता है, नॉन स्टीरॉयल एंटी इन्फ्लेमेटरी से होता है। तो अगर मतलब एंटी एलर्जिक वगैरह तो दे सकते हैं आराम से, उससे इतना नहीं होता। और जब भी कोई दें तो फिर प्रोबायोटिक ज़रूर दें, जिससे नुकसान कम हो। थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा लेकिन नुकसान कम हो। तो अभी आप बता रहे थे कि किचन को आप एज अ फार्मेसी यूज़ करें। हाँ। तो चाहते हैं कि आप कोई फॉर्मूला बताएं कि अगर बच्चे को बुखार है या किसी बड़े को भी, तो किचन से क्या देना चाहिए कि उनका बुखार? देखिए, ये सबसे पहले तो मैं बोलूँगी अपना जो डाइट को ठीक करें, उसमें बिल्कुल हल्का कर दें डाइट को, क्योंकि इम्यून सिस्टम को अगर आपने एक्टिवेट करना है और एफिशिएंट रखना है तो उसको डाइजेशन का लोड जो है वो कम कर दें। तो ऐसे इजीली डाइजेस्टेबल चीज़ें जैसे खिचड़ी हो गई, सूप हो गया, सॉफ्ट फ्रूट्स हो गए, और बाहर का खाना बिल्कुल ना दें। तो दैट काइंड ऑफ अ डाइट।
एंड उसमें कोई मुश्किल थोड़ी है, कोई ज़्यादा एफर्ट थोड़ी करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और फिर उसमें जैसे काढ़ा होता है हमारा, उसमें तुलसी भी होती है, अदरक भी होता है, हल्दी भी होती है और दालचीनी भी होती है। ये सब चीज़ें सबको पता है, हिंदुस्तान में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10 चीज़ें और बताएंगे आपको वो। तो वो इस किस्म के काढ़े दे दें थोड़ा सा, और साथ में अगर कोई सपोर्टिव आपने देना है तो दे सकते हैं बुखार के लिए, उसके लिए मैं मना नहीं कर रही, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि उसको मिसयूज़ ना करें। और मतलब क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत जल्दी दवाइयों पे आ जाते हैं, तो बुखार की दवाई दे दें, कोई जैसी बात नहीं है। और फिर वो कोल्ड कंप्रेस वगैरह जो होते हैं वो करें। और हर इलनेस को, मतलब हर चीज़ एक जैसी नहीं है, तो मैं ऐसे कोई गाइडलाइंस नहीं दूंगी किसी को, लेकिन जनरली अगर माइल्ड सी कोई चीज़ें हैं तो इन चीज़ों से आपको यू विल रियलाइज़ योर सेल्फ। और काढ़े तो हमारे पास बने बनाए भी होते हैं, वो पुराने ज़माने का जो शांदा वगैरह भी होता है, अगर गला ख़राब है तो आप उसी का इस्तेमाल करें। और होम्योपैथी तो बेस्ट होती है, वो पता भी नहीं चलता, उस पर कोई एफर्ट ही नहीं है। और अच्छे होम्योपैथ से कोई जुड़ें तो आपको मतलब बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव रहती है। और जल्दी से, ये भी एक मिथ है कि होम्योपैथी बहुत टाइम लगाती है, जब काम करती है तो बहुत अच्छे से काम करती है, उतना ही टाइम लगाएगी जितना आपका कोई और दवाई लगाएगा। सो आई एम नॉट एडवोकेटिंग वन पैथी ओवर द अदर, आई एम जस्ट सेइंग बी प्रूडेंट अबाउट नॉट हार्मिंग योर गट with unnecessary medication and unnecessary exposure to toxic chemicals। ये मेरा मैसेज है। और उसमें आपको नेचुरल फॉर्म में जो भी ले लें वो अच्छा है, वो आपको यूज़ करना चाहिए एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। एंड एक हमारी बात बीच में रह गई प्रियंका, आपने मेरे को एलर्जी और सीलियाक डिजीज़ के बारे में बात करी थी। तो एलर्जी एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत अक्यूट होती है, वो IgE मीडिएटेड होती है, और उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कुछ घंटों में आ जाते हैं। जैसे आपको अगर कोई रैश है, या कोई आपका वीजिंग हो गई, या आपको क्रैम्पिंग हो गई, वॉमिटिंग हो गई, कुछ भी जो है वो इमीडिएट आपका 2-4 घंटे में, 8 घंटे के अंदर अंदर आ जाता है। दैट इज़ नॉट सीलियाक, दैट इज़ एलर्जी। Okay, so celiac is one thing, allergy is another thing, or intolerance is third part. Yes, absolutely। तो देखिए celiac तो एलर्जी बहुत इतनी कॉमन नहीं होती। ओके, बट ये नॉन सीलियाक सेंसिटिविटी और सीलियाक डिजीज़ ये तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, पर इसमें नॉन सीलियाक वाला जो कंपोनेंट है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। तो पहले तो ये बताइए कि टेस्ट कौन सा कराना होगा, कैसे चेक करेंगे कि आपको एलर्जी है या फिर आपको सीलियाक है? देखिए, सीलियाक डिजीज़ के जो टेस्ट आजकल आ गए हैं वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट हैं, 99% एक्यूरेट हैं। लेकिन सीलियाक डिजीज़ के टेस्ट जो हैं अगर आप जाके कराएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव टेस्ट भी आपको एक वो कर रहा है कि मतलब कंफर्म कर रहा है। हाँ, नेगेटिव हो, बट कभी जैसे कोई वैल्यू कट ऑफ की 20 है और आपकी वैल्यू आ गई 15-16, तो वो एक रेड अलर्ट है, उसमें सब यू हैव टू मॉनिटर दिस पीपल। तो ये इंटरप्रिटेशन भी मांगता है। और ये काफ़ी सिचुएशंस हम ऐसे देखते हैं कि वो कहेंगे मेरा तो नेगेटिव है लेकिन रेंज में, लेकिन दिस इज़ अ हाई नॉर्मल, सो यू हैव टू बी। अच्छा, दूसरा रहा नॉन सीलियाक वाला। नॉन सीलियाक वाला जो है उसमें जो टेस्ट होते हैं वो फूड इंटॉलरेंस वाले, फूड एलर्जी कई लोग करा लेते हैं, वो नहीं कराना। फूड इंटॉलरेंस का टेस्ट होता है, उसमें भी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। अगर वो टेस्ट नेगेटिव है और आपके लक्षण हैं और आप फीलिंग बेटर विदाउट मीट, तो भी आपको उसको एड्रेस करना है। और तो उसके जो टेस्ट हैं वो थोड़े नॉन स्पेसिफिक हैं, तो हर चीज़ टेस्ट से नहीं, एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू। क्वेश्चन मेरा ये कि एलर्जी और इंटॉलरेंस वाला टेस्ट अलग कैसे होगा? उसका IgE मीडिएटेड अलग टेस्ट है और दैट इज़ अ डिफरेंट टेस्ट। तो वो लाइक आई सेड अनकॉमन है, और उसमें आपको पता चल जाएगा, इमिडिएटली आपका सिम्टम आएगा। अच्छा, बट इसमें ये जो वेदर इट इज़ सेंसिटिविटी और वेदर इट इज़ सीलियाक डिजीज़, इसमें एक और पहलू भी है, क्योंकि हम लोग कराते हैं ग्लूटेन का टेस्ट। कई बार ऐसा कंपोनेंट होते हैं गेहूं में ग्लूटेन के अलावा जो इसका वजह है, मतलब दे आर नॉट, ग्लूटेन इज नॉट द ओनली कल्प्रिट। ओके, इट इज़ कॉल्ड ATI, माइलेज ट्रिप्सिन इनहिबिटर। तो वो एक अलग कंपोनेंट है, उसका टेस्ट नहीं है। तो बेस्ट टेस्ट क्या होगा प्रियंका, कि आपको अगर किसी का डाउट है, मतलब ये एलर्जन है गेहूँ, सपोज मेरे को नहीं सूट कर रहा, तो मैं कैसे बताऊँ? बेस्ट तो अपने आप पहले करो,
खुद से उसको हटाओ, 3 हफ्ते हटा दो, 2 हफ्ते जितना देर आप लास्ट कर सकते हो। उसमें आटा, मैदा, सूजी, दलिया, हर फॉर्म ऑफ व्हीट आप हटाओ। तो इसके साथ साथ आप कॉर्न, सोया एंड ओट्स, तो मक्की, सोया और ओट्स भी हटा दो, ठीक है। 3 हफ्ते आप हटा दो। और अपने लक्षण जो हैं, आप अपनी बॉडी की फील, आप को अगर जो भी चीज़ तंग कर रही है, चाहे वो परसिस्टेंट कॉफ है, चाहे वो जॉइंट पेन है, चाहे वो आपका मूड है, चाहे स्टमक रिलेटेड है, उसको आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। अगर आपको कहीं पे कुछ फ़र्क दिखा या आपकी ब्लोटिंग थी या बॉडी हल्की है, तो इसका मतलब आपको ये चीज़ परेशान कर रही है। अब इसका बेस्ट टेस्ट क्या होगा कि आप उसको फिर खाइए, आपको पता चल जाएगा। हाँ, उसको फिर खाइए और आपको पता चल जाएगा कि वापस वो मेरे लक्षण आए, मेरा रैश वापस आया। अभी हाल ही में कल किसी को मैं मिली तो वो कह रही थी मेरा सोरासिस, तो बिल्कुल सोरासिस इज अ स्किन कंडीशन, अच्छा चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये किसी की फैमिली में डेथ हो गई तो मैंने 2 दिन तो खा लिया, तो मेरा पूरा वापस आ गया, ये देखो। तो यही मैंने आपको शुरू में कहा कि ये आप खिलवाड़ नहीं कर सकते इसमें। अगर आपने छोड़ना है तो छोड़ना है, कभी खाया कभी नहीं खाया, वो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये तो एक टेस्ट ही हो जाता है अपने आप में कि ये आपको सूट नहीं कर रहा। अच्छा, इसमें एक और बात है कि जब आप छोड़ देते हैं तो आपकी बॉडी आपको बताती है, बहुत थोड़ा खाने से भी आपको एक उसका सिम्टम आ जाएगा, कोई ना कोई आपकी बॉडी में सिम्टम आ जाता है। तो लोग कहते हैं कि अब हम बड़े सेंसिटिव हो गए, पहले तो हम रोटी इतनी इतनी खाते थे, पता नहीं चलता था, अब हम इतना सा भी खाते हैं तो हमें कुछ होता है, राइट। तो वो उसका ये है कि भैया आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम अब काम कर रहा है और आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। पहले आपका इम्यून सिस्टम इतना डल हो गया था बिकॉज वो कितना एवरीडे करेगा, अंदर डैमेज तो हो रहा था। ये आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि यार 100% बंद मत करना, क्योंकि फिर आपकी बॉडी कभी आपको खाना पड़ जाए किसी इमरजेंसी में, या कई बार क्योंकि इतना ज़्यादा ग्लूटेन हमारे यहाँ हर दूसरी चीज़ में शामिल होता है, तो आप को बेटर है आप थोड़ा बहुत खाते रहें ताकि बॉडी आपकी यूज्ड टू रहे। तो वो अगर आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है उसमें नहीं करेंगे। अगर आप वैसे रूटीन में हैं तो आप वो कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी कोई मतलब कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तब ना करें ये, क्योंकि बॉडी आपको बताती है। आपका सिंपल ये है, आप चावल छोड़ दो, हाँ 2-3 महीना चावल छोड़ दो और फिर खाना शुरू करो, कुछ होगा? नहीं होगा, कोई इसमें एलर्जी कंपोनेंट ही नहीं है, इट्स हाइपो एलर्जेनिक फूड। देखिए सारा ज़्यादा प्रॉब्लम आता है हम लोग को नॉर्थ। आप 8 महीने आम नहीं खाते, 7 महीने जब खत्म हो जाते हैं ना अगस्त सितंबर में, आम में और चावल में और रोटी में नहीं मैं आपको सिंपल बता रही हूँ, जहाँ पे इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है, जो चीज़ आपकी इम्यून सिस्टम को या जिसको इम्यूनोजेनिक फूड बोलते हैं, तो अगर वो फूड आपको तंग कर रहा है नहीं, तो ये बेस्ट इसका वो है ना कि आप फिर खाएंगे अगले सीजन, कुछ नहीं होगा। आप चावल छोड़ दीजिए, उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन इसको छोड़ने से क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक इम्यूनोजेनिक पोटेंशियल है और वो आपको बता रहा है कि आपका बॉडी नहीं इसको एक्सेप्ट कर रही। इसका एक बड़ा सिंपल सा वो है कि भैया जब एक सिटी में अनडिज़ायरेबल एलिमेंट्स, हाँ चाहे वो आप डाकू बोल दो, कुछ भी बोल दो, कि वो भर गए, तो आपकी पुलिस कितना फाइट करेगी? कि पुलिस भी कहेगी ठीक है जो हो रहा है, तो हम इतना तो नहीं कर सकते ना, हर चोरी को तो हम नहीं पकड़ सकते, अब हो रही है तो हो रही है, डैमेज हो रहा है तो हो रहा है। दैट्स इम्यून सिस्टम राइट, योर पुलिस और योर डिफेंस, वो नहीं मैनेज कर पाते। पर जब सारा आपने ठीक कर दिया तो तब आपका इम्यून सिस्टम एक को भी पकड़ लेगा। तो कई लोग की जैसे ज्वार खा लिया या बाजरा खा लिया, उनकी बात बिकॉज ये कोर्स ग्रेन्स होते हैं तो ये कभी कभी नहीं सूट करते, तो उस कभी रागी सूट कर गई, कभी कोई मिलेट किया ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ग्लूटेन के अलावा ATIs भी होते हैं, अमाइलेज ट्रिप्सिन इनहिबिटर, जो अनाज में होते हैं, तो हो सकता है उनको उससे तकलीफ भी हो, तो ग्लूटेन से भी हो और उसकी भी हो। तो इसलिए अनाज की चॉइस क्या आपको सूट कर रहा है, अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपको गट हीलिंग भी करनी है, मतलब गट हीलिंग मतलब
के जो अनाज आपको तंग कर रहा है उसको हटाएंगे तभी हीलिंग होगी। क्योंकि ये बात सच है कि जो आप बता रहे हैं कि मिलेट्स को पचाना उतना आसान नहीं है, डाइजेस्ट करना, और उसमें जब आपका गट ऑलरेडी प्रॉब्लम में है तो वो नहीं डाइजेस्ट होता है। but आप उसका- एक रोटी भी खाते हैं तो वो भी आपको पचाने में बहुत टाइम लगता है या ब्लोटिंग जैसा फील। करेक्ट। तो दैट्स अ साइन कि अभी आपकी गट इज नॉट रेडी फॉर मिलेट। बट उसको भी करने के तरीके हैं, स्प्राउट करके बनाइए। ओके। तो ऐसे लोग भी हैं जो हम जानते हैं जो स्प्राउटेड ज्वार का आटा बना रहे हैं, ओके। तो वो फिर वो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं रहती। दूसरा, इसको आप फर्मेंट भी कर सकते हैं, अम्ली जिसको बोलते हैं। जी। अम्ली इज अ जैसे उसको रात को रख के उसको आप एक तरीका अगर सिंपल सा होता है तो उसको आप इस्तेमाल करें, फर्मेंटेड होता है, वो तंग नहीं करेगा। एक ये तो प्रूवन है कि आपको तुरंत नहीं, जैसे नॉर्मली आटा गूंदा और यूज़ कर लिया, हाँ। तो वो तो आई थिंक मुझे लगता है कोई भी आटा, इवन गेहूं भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको पहले गूंद के रखें कुछ घंटे के लिए और तो उसको यूज़ करें। और मिलेट्स के लिए तो एनीवेज ये है ही कि आप या तो गर्म पानी में पहले उसको गूंदें और कुछ घंटे के लिए आप उसको बाहर छोड़ दीजिए। उससे पहले आपको 4-5 घंटे का गैप होना चाहिए उस आटे के साथ, तब आपको वो खाना उसको चाहिए। फिर वो थोड़ा जो जिसका फाइबर होता है ना वो फिर फूलता है एंड बिकम्स बेटर। सो ये भी मतलब इम्पोर्टेंट है कि दही में भी गूंद सकते हैं, वो भी शायद बेनिफिशियल होगा अगर आप आटे को दही में गूंद के हाँ, छोड़ क्यों देते हैं। नहीं, क्यों नहीं, अगर आपको कोई डेयरी से प्रॉब्लम नहीं है क्यों नहीं, तो वो सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन जी। तो हर मिलेट का इस्तेमाल, हर मिलेट की आपकी सेंसिटिविटी, तो ये आपको बेबी स्टेप से ही पता चलता है। बट सबसे पहले तो आप इस्टेब्लिश करिए कि आपको प्रॉब्लम किससे है या नहीं है, और उसके साथ साथ वो बाकी 4 चीज़ों भी उनका परहेज करना चाहिए, नहीं तो वो परेशान करती हैं। जैसे मैंने बताया ओट्स हो गया या आपका सोया हो गया या आपका ये मक्की कॉर्न। सो देन कंसिडरिंग जो हमारी पॉपुलेशन है इंडिया, जिसमें डायबिटीज़ का तो कोई मतलब बात करें तो आंकड़ों का तो दे आर हेयर रेजिंग, तो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया या डायबिटीज़ हो गया, वो प्रिकर्सर्स हैं, एक वन थिंग लीड्स टू दी अदर। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मोटापा आ गया, हाई ब्लड प्रेशर आ गया, हार्ट डिजीज़ आ गया, हाई यूरिक एसिड आ गया, ये सब चीज़ें कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो एज अ कंट्री हमको अनाज की मात्रा, हाइपर फोकस नहीं करना अनाज पे, अनाज की मात्रा कम करनी है इन जनरल। अगर आप खेतों में काम कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, वो और बात है, बट अनाज पे निर्भर ना रहें। अपने सब्जियां और फल और अपनी प्रोटीन्स पर ज़्यादा फोकस करें, और फैट्स, अच्छे फैट्स लें। एक फैट्स को लेके हमने इतना उसको नेगेटिव एक इमेज दे दिया है जो बहुत गलत है, क्योंकि फैट्स हमारी डाइट में ज़रूरी हैं और वो हमारी आंतों को रिपेयर करते हैं, आंतों के लिए हमारे बहुत अच्छा है। आप देखिए आयुर्वेदा में नील हाथ, मतलब कितना कितना घी पिला देते कई हैं। लोग तो सुबह सुबह भी दिन का अपना स्टार्ट करते तो हैं। आंतें बड़े से बड़े ठीक होती है ना। सेलिब्रिटीज को हम लोग सुनते हैं कि अच्छा आई स्टार्ट माय डे विद दिस थिंग 1 स्पून ऑफ घी। मैं प्रियंका मैं ऐसे सोच रही थी कि देखो घी हो गया, तेल हो गया, अच्छे तेल हो गए, हम सर पे लगाते हैं, तो बाल अच्छे होते हैं, स्कैल्प अच्छा होता है। नाक में डालते हैं तो नेजल पैसेजेस अच्छे होते हैं, नस्या जिसको बोलते हैं। मुंह में डालते हैं तो ऑयल पुलिंग होती है, तो मुंह का बैक्टीरिया अच्छा होता है। बॉडी पे लगाते हैं तो त्वचा अच्छी होती है। तो फिर अंदर क्यों नहीं, राइट है ना, अंदर भी तो कुछ कर रही है, और वो उसकी साइंस भी हमें समझ आती है कि ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं, दे प्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड ब्यूट्रेट। ब्यूट्रेट जो होता है वो हमारी फ्यूल होता है हमारी गट लाइनिंग के लिए, जो गट के जो सेल्स हैं उनके लिए वो फ्यूल है, तो उसका रिपेयर के लिए। तो हमको फैट से नहीं डरना। अच्छा और बुरा फैट का जो डिस्टिंक्शन है अच्छे फैट में फिर क्या वो क्या करना है। अच्छे फैट तो जो हमारे थे, बैड फैट तो थे ही नहीं, तो इंडस्ट्री ने बनाए बैड फैट। हाँ, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि एक बार रिकॉल हो जाए। बहुत सारे लोग अवेयरनेस, लोग कहते हैं रिफाइंड यूज़ कर लीजिए, रिफाइंड बहुत वो फैट नहीं, वो तो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस हो गया ना। आप सिंपल चीज़ें हैं, घी, देसी घी, काऊ घी, आपका आई एम नॉट सेइंग ओनली काऊ घी बट स्पेशली काऊ घी, बट अदर घीज ऑल्सो विच आर नॉट अडल्ट्रेटेड। उसके अलावा सरसों का तेल नॉर्थ में, और आपका तिल का तेल साउथ में। तो आप नॉर्थ एंड साउथ दोनों लीजिए। ऑलिव ऑयल मेडिटेरेनियन
रीजन से, वो भी आप इस्तेमाल करिए। और इसके साथ साथ आप जो भी तेल की जो सोर्सेज हैं, चाहे अगर वो सनफ्लावर सीड्स हैं तो सनफ्लावर सीड्स, आप चिया सीड्स हैं तो वो लीजिए। और इनमें क्या है, ओमेगा 3 फैट्स। ओमेगा 3 फैट्स जो होते हैं वो मछली के अंदर होते हैं या चिया सीड्स में होते हैं, फ्लैक्स सीड्स में होते हैं। वेरी पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो फिश में जो फैट्स होते हैं, तो जो फिश नहीं खाते वो ये चीज़ें खाएं, फ्लैक्स सीड्स वगैरह खा ही रहे हैं आजकल लोग। नारियल का तेल भी अच्छा है। और बाकी रहा नारियल का तेल, जिसको भी हमने बिल्कुल वो बना दिया था कि भैया इससे हार्ट डिजीज़ होती है, बहुत ही अच्छा है आपकी गट लाइनिंग के लिए और आपके गट बैक्टीरिया के लिए, फॉर ग्रोइंग द गुड ऑर्गेनिजम्स, फॉर प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ द हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, इसमें एंटी फंगल्स होते हैं। तो ये कई लोग तो सुबह कोकोनट ऑयल ही लेते हैं, है ना। तो इन चीज़ों का समझ के इस्तेमाल करना और वापस लाना अपने डाइट में, और फोकस इस पे करें और ये चीज़ें ज़्यादा खाएं। आप नट्स खाएं, आप नारियल खाएं, है ना, नारियल का आप वाटर लें, या आप अपने फल लें सब्जियों के और अनाज के बजाय, और सब्जियों का सेवन करें। दालें लें, अंडा लें, अगर खा लेते हैं तो दूध, दही, पनीर अगर आपको सूट करता है तो वो लें। और इसके साथ साथ अपना जो मांस मच्छी खाते हैं तो वो खाएं। अनाज की मात्रा और अनाज की 2 बार लें या 3 बार लें, वो आपकी सेहत के ऊपर है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 3 बार ही लेना है। 2 बार भी काफ़ी है, 1 बार भी काफ़ी है, कभी कभी छोड़ना भी अच्छा है। जिसको फास्टिंग का कॉन्सेप्ट रहा है जी। और देखिए नवरात्रि में क्या होता है, अनाज ही तो बदलते हैं। 99% तो अनाज है। हाँ बिल्कुल, मतलब अनाज तो आप खाते हैं लेकिन दूसरा खाते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट है। हाँ। और मैं देखती हूँ लोग ज़्यादा लाइटर फील कर, मैं खुद 9 के 9 दिन फास्ट रखती हूँ और बहुत लाइटर फील होता है। हाँ, उस टाइम पे बिल्कुल। अच्छा, आपने till you eat the sorry till you break it with the halwa and the puri? नहीं, नॉट रियली। लोग तो करते हैं ना। हाँ, लास्ट डे तो होगा ही, 10th हो जो प्रसाद होता है। हाँ, तो उसके बाद फिर लोग कहते हैं अरे आज तो बड़ा हैवी खा लिया। आई नो गलत अनाज खाते हैं, इतना लेथार्जिक फील होता है कि आप उठ नहीं पाते हैं। तो तब समझ में आता है कि ये लेथार्जिक क्यों फील हो रहा है आपको, बिकॉज ऑफ दैट गेहूं जो आप खा रहे हैं, दैट टू फ्राइड प्रॉपर हलवा के साथ में। जी, बट उसी की पूरी अगर आप ठीक अनाज में बनाएंगे, चाहे आप ज्वार में बनाएं, चाहे सिंघाड़े का आटे, तो आपको नहीं होगा। अच्छा मैम, आप बात करते हैं लीकी गट की, तो जो लोग नहीं जानते हैं वो चाहते हैं कि थोड़ा सा आप उनको एक आम आदमी की भाषा में समझाएं कि लीकी गट क्या होता है। तो ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, क्योंकि ये नई बातें हैं जो पहले कभी नहीं होती थी। तो मतलब हमारी एजुकेशन में भी ये नहीं थी। दीज आर न्यू इन द लास्ट 20 years that the science of the gut has become so clear and there is so much publication on it. तो जो लीकी गट है वो एक सिंपल, जैसे आपका एक चीज़ क्लॉथ है, एक जिस कपड़े को आप मलमल का कपड़ा यूज़ करते हैं छानने के लिए, अपना दही छानते हैं या पनीर छानते हैं, तो वो कपड़ा समझ लीजिए वही उतना ही पतला आपके आते हैं। उसके अंदर अगर अभी छेक हो जाए, लीक हो जाए, तो जो चीज़ नहीं जानी चाहिए वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। ओके। और जब आप गलत खाना खाते हैं या आपकी दवाइयाँ, मैंने बताया, जो आपका डाइट ठीक नहीं है, तो ये लीक्स बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे गलत बैक्टीरिया पैदा होता है। गलत बैक्टीरिया टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, वो टॉक्सिन्स आपकी आंतों को इरोड करते हैं, इन्फ्लेम करते रहते हैं। पहले इरोड करते हैं पतला होके, फिर उसमें क्या होगा कि लीकी गट जब होगी तो जो चीज़ें नहीं जानी चाहिए वो आपकी अगर ब्लड में चली गई तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम थिंग्स विच वर नॉट सपोज टू बी देयर, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा, जैसे कोविड का वायरस अंदर चला गया तो आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन से उसको मारेगी, बुखार देगी, लक्षण देगी जो अक्यूट इन्फ्लेमेशन में होते हैं। इधर समझ लीजिए कि डेली कुछ ना कुछ आपका इम्यून सिस्टम लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन जो हो रही है वो हो रही है। तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन से एंटीबॉडी जो बन रही हैं वो जहाँ जहाँ आपके जेनेटिक वीक लिंक्स हैं वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं डेली कुछ सेल्स आपके ब्रेक डाउन हो रहे हैं इन्फ्लेमेशन से।
तो चाहे लिवर है तो उसमें फैटी लिवर हो जाएगा, आपकी लंग्स में चला गया तो आपकी लंग्स की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ब्रेन में चली गई तो फिर आपको ब्रेन फॉग हो जाती है, और तो नर्व्स को अफेक्ट करेगी कहीं ना कहीं जहाँ पे भी। तो एवरी डे अगर ये लीकीनेस जो है आपकी परसिस्ट कर रही है तो आपको इसको सिस्टमिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जिससे फिर आपको धीरे धीरे बीमारियाँ बनती हैं। ठीक है, तो ये लीक से और भी कुछ होता है कि आपकी जो खाने को हम खाते हैं, डाइजेशन जो होता है तो उसको अब्जॉर्ब भी तो करना पड़ता है ना। तो अब्जॉर्प्शन, जहाँ पे कपड़ा लीक हो गया आपका तो वहाँ पे अब्जॉर्प्शन भी पूरी हो जाएगी। तो कहीं आप देखेंगे आयरन अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, कहीं B12 नहीं हो रहा, या कहीं आपको विटामिन D की कमी है, चाहे आपके खाना कितना ही अच्छा क्यों ना हो। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन मतलब मैल न्यूट्रिशन हो जाता है धीरे धीरे। इन्फ्लेमेशन से आपको बीमारियां बनती हैं, और इसके अलावा और भी टॉक्सिन जैसे मेटल्स हैं और जो अनवांटेड चीज़ें हमारे खाने में, जो जैसे पोल्यूशन से जो भी अंदर आ रहा है, तो हैवी मेटल्स हैं वो भी अंदर चले जाते हैं। तो धीरे 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 एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट बॉडी में बन जाती है, और कहीं ना कहीं फिर वो हम लोग उसको उससे सकम करके कहीं ना कहीं बीमारी के शिकार बनते हैं। बट अब ये बताइए, चूंकि जो सारा आप बता रहे हैं कि वो सारा कनेक्शन तो समझ में आ गया, अब ये इस चीज़ को हम लोग कैसे, अगर हम लोग जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा कंसर्न तो यही है। तो अब हम एक तो पहला सवाल तो ये आता है कि चूंकि न्यूट्रिशन आप बता रहे हैं कि कम आपकी बॉडी ऑब्जर्व करती है, तो हम कैसे, जिस किसी को गेहूं से इशू है वो न्यूट्रिशन वैल्यू को कैसे बेटर कर सकता है अपनी बॉडी के लिए, क्या चीज़ ऐड करें कि उसको सबसे पहले तो रिप्लेस करें अनाज को। ठीक है, जो अनाज आपको सस्पेशन है जिस पे, उसको रिप्लेस करें अच्छे अनाज से। फिर उसके आपको जो रिपेयर करना है, जो आपकी आंतें अगर लीकी हैं, या इसको इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी कहते हैं, अगर जो ये लीकी हैं तो रिपेयर करने के लिए भी आपको स्पेसिफिक फूड्स लेने होते हैं। तो आजकल आप देखिए बोन ब्रॉथ की बात होती है, जेलेटिन की बात होती है, या आपको ये जो गोंद होती है, ट्रेडिशनली जो गोंद इस्तेमाल होती थी, घी का मैंने बताया आपको, कोलेजन बताया, ये सब चीज़ें गट रिपेयर के लिए बहुत अच्छी हैं। ओके। तो गट को जो लाइनिंग है उसको रिपेयर करें। पहले तो जैसे बॉम्बिंग हो रही है अभी जैसे वॉर में, तो पहले बॉम्बिंग बंद करें, जो असली वजह है अनाज आपने वो किया, फिर उसको रीबिल्ड किया, फिर उसमें आप रीबिल्ड के लिए थोड़ा सा और, अगर जैसे आपने गोंद कतीरा भी हो गया ना, गोंद कतीरा या गोंद हो गया। अब देखिए ये प्रेगनेंसी में यूज होती थी, बिकॉज प्रेगनेंसी के बाद महिला की जो आंतें होती बहुत बिगड़ जाती हैं। तो पुराने जमाने में घी भी खिलाते थे और गोंद भी खिलाते थे, है ना, कि भैया आगे जाके बीमारियां नहीं होंगी। वो क्या कर रहे थे, आपकी गट को लीक कर रहे थे, को लीकीनेस को रिपेयर कर रहे थे। और एंटी इन्फ्लेमेटरी उसमें अलसी भी डलती थी, अलसी इज एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो मतलब ये बहुत साइंटिफिक चीज़ें थी जो हम नहीं समझ पाए, और हमने अरे घी से तो मोटे होंगे, अब ये पंजीरी वगैरह तो ना खाएं। हाँ, उसमें आटा ना लें, उसके अनाज बदल दें, राइट, है ना। सो कमिंग बैक टू द रिपेयर, तो ये हो गया। देन यू ट्राई एंड सील योर gut to repair your, rebuild your gut, then to restore the balance of the nutrients and the bacteria. ठीक है, तो इसमें जो आपका आपने पूछा, न्यूट्रिशन भी बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन के लिए आपको टेस्ट कराना चाहिए कि आपके न्यूट्रिशन के लिए टेस्ट कराएंगे कि आयरन की कमी है, क्या विटामिन D की कमी है, चाहे B12 की कमी है, चाहे आपको जो भी आपके आजकल विटामिन हैं अवेलेबल, टेस्टिंग उनको कराइए और उन पे रिप्लेस करिए। विटामिन D भी इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, गट के जो सेल्स हैं वो बहुत ज़रूरी उसमें रिपेयर के लिए उसमें काम आता है। तो वो एक न्यूट्रिशनली करना है। उसके बाद प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स क्या है, खाना है फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कीटाणु ही आपको एकमात्र ज़िंदगी में हेल्थ देंगे या इल हेल्थ देंगे। तो ये कीटाणु जो हैं, इनकी जो हेल्थ है इनविजिबल, यही अगर आप इनको अच्छा खाना देंगे तो आपके लिए काम करेंगे। अगर इनको इनकी पसंद का खाना नहीं देंगे तो ये आपके अगेंस्ट काम करेंगे, गलत वाले कीटाणु पैदा होंगे। सो यू हैव टू फीड दीज बग्स टू कीप देम हैप्पी। दे डोंट लाइक केमिकल्स, ओके, they don't like chemicals, they like real food, they don't like fake food, they don't like sugar free,
they don't like trans fats, they don't like vanaspati, they don't like pesticides, they don't like additives, preservatives. हाँ, तो ये अगर आपको बातें समझ आ जाएं तो फिर कोई बात प्रॉब्लम ही नहीं है. प्रेजर्वेटिव्स नहीं. लाइक क्या करते हैं? हाँ, वो भी बताएं. लाइक करते हैं रियल फूड, फाइबर, वेजिटेबल्स, गुड फैट्स, प्रोटीन्स, फर्मेंटेड फूड्स, ये लाइक करते हैं. ठीक है. कहीं लहसुन वगैरह के लिए कहते हैं ना, लहसुन प्याज, आई थिंक वो भी है. वेजिटेबल्स, हाँ, सब आ गया. स्पाइसेस, गुड स्पाइसेस जो हैं अच्छे थेरेप्यूटिक. जिस चीज़ में केमिकल्स हैं वो आपसे बिदक जाएंगे. समझ लीजिए वो आपसे नाराज़ हैं, रूठ गए हैं, तो आपको वो गलत वाले जो हैं, क्योंकि अच्छे वाले जो हैं वो बिगड़ जाएंगे, वो टॉक्सिन्स बनाएंगे, वो टॉक्सिन्स आपकी गट को लीकी बनाएंगे. तो इनको खुश रखना है. और दवाइयाँ भी एक केमिकल का रूप है जो हमारे अननेसेसरी, कुछ तो यूज़फुल वैक्सीन्स हैं, लेकिन जब भी वैक्सीन भी लें तो प्रोबायोटिक्स लें, क्योंकि इन पर हमला होता है. ओके, समझे. तो इनके ऊपर हमला होता है, तो इनको खुश रखने के लिए आपको डाइट भी पोस्ट वैक्सीनेशन बहुत अच्छी रखनी पड़ती है. ये बातें हुई नहीं, ये बातें हुई नहीं, और अब हम देख रहे हैं क्या हो रहा है. राइट. तो एक डाइट पोस्ट वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. शुगर ना लें, ये बाहर का खाना ना खाएं, सिंपल खाना जिसमें मैं तो कहती हूँ प्रोटीन्स को अगर आप मेन समझो, चाहे वो आपका दाल है, चाहे वो अंकुरित है, चाहे वो आपका पनीर है या दही है या अंडा है या फिश है, चिकन, जो भी आप खाते हैं उसको मेन रखो. उसके साथ साथ उतना ही मात्रा में फल खाइए, अपना सब्जी खाइए, अलग अलग रंग की सब्जी खाइए. और फल बीच में 2-3 फल डिपेंडिंग ऑन जो आपकी हेल्थ अलाउ करती है, और नट्स खाइए. तो मतलब एक आइडियल डाइट के लिए तो बहुत आसान है बनाना. उसमें थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा मिलेट की रोटी, थोड़ा सा जो भी आपको खाना है भूख के अनुसार खाइए और अर्ली खाइए. है ना. पर यहाँ पर क्या होता है कि जब आपका प्रॉब्लम होता है, गट आपका उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आपको क्रेविंग्स भी होंगी. जी बिल्कुल, क्रेविंग्स भी होती हैं. और जो आप बता रहे हैं फाइबर की हाई फाइबर रिच हम डाइट की बात करते हैं, तो वो इजीली पचता नहीं है. अगर आप मान लीजिए स्प्राउट्स भी खाते हैं तो आपको ब्लोटिंग हो जाएगा. हाँ, तो पर वही इंसान पचाने लगता है. जो चीज़ बहुत बार मेरे को ये लोग बोलते थे, चने नहीं खा सकते, दाल नहीं खा सकते, दाल ब्लोटिंग करती है. मैंने कहा तुम गेहूं हटा दो, अपने आप बचाओगे. नहीं मैम, उससे कुछ नहीं होता. मैंने कहा करके तो देखो. फिर श्योर इनफ ले सकते हैं. तो वो कल्प्रिट इसको नहीं मानते थे, लेकिन असली में ये आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाएगा. नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जो लोगों ने ऑलरेडी छोड़ भी दिया, मान लीजिए कि पता चल गया, टेस्टेड ट्राइड है, और उसके बाद जब खाने की बात आती है तो ऑब्वियसली आप सोया नहीं खा सकते. ठीक है. आप जो दालें हैं, अगर आपको हैवी दाल है, मूंग की दाल दिक्कत नहीं करेगी, लेकिन अगर आप चने की दाल खाएंगे तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा. राजमा खाएंगे तो दिक्कत करेगा. उसमें भी उन लोग को फिर कैसे खाना उनको भिगो के खाइए ना, उसको अंकुरित फॉर्म में खाइए, भिगो के खाइए. सत्तू ले लीजिए. और अगर आपको नहीं, उसके अलावा भी दोबारा, मतलब उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा, तो उसको आप एड्रेस करिए. उसमें कोई ना कोई आपकी कमी है कुछ बैक्टीरिया की, तो आप गट टेस्ट कराइए. कुछ बैक्टीरिया अगर कम है तो उनके आप सप्लीमेंट्स लीजिए. कौन सा होता है? ये गट बैरियर पैनल टेस्ट हैं, गट माइक्रोबायोम टेस्ट हैं, जिसमें पूरी तादाद आपको सामने आ जाएगी कि आपके अंदर क्या क्या है. ओह, इस पर तो कभी बात नहीं हुई, क्योंकि अभी तक एलर्जी की बात होती है कि फूड एलर्जी है, उसका नहीं, इसमें आप पूरा आपको एक मैप बन जाता है कि इस में इतना आपका है, इतना कम है, इतना होना चाहिए. तो सारा कहाँ होता है ये टेस्ट? ये आजकल लीडिंग लेबोरेटरीज हैं वहाँ पे दिल्ली में. मस्ट बी वेरी एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव है, लेकिन मैंने कहा अगर ठीक नहीं हो रहे तो जी ये कराइए. क्या कॉस्ट होती होगी इससे? ये नहीं कह सकते. एक्सपेंसिव है. कोई 5,000 का है, कोई 10,000 का है, कोई 15,000 का, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी आर स्टडिंग. बट कभी कोई जनरल प्रोबायोटिक भी ले सकते हैं, मतलब एक जिससे आपको ये यू हैव टू बी एबल टू टॉलरेट इट. अगर खाने की तो जो लेना है वो तो हमने बात की, लेकिन क्या एडिशनल भी आप कुछ सप्लीमेंट के रूप में भी हम ले सकते हैं जनरल प्रोबायोटिक्स की जो आप बात कर रहे हैं? हाँ. तो कौन सा आप सजेस्ट करेंगे जो कोई भी ले सकता है? ऐसे तो अब तो इतने आ गए हैं, ये तो कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा. बहुत है. बिफिडोबैक्टीरियम है और आपकी लैक्टोबैसिलस हैं, और ये तो मोस्ट कॉमन है. बट अब तो बहुत स्पेसिफिक एलर्जी के लिए अलग हैं, उसके लिए यूरिक एसिड के लिए अलग हैं, सबके लिए अलग अलग प्रोबायोटिक्स आ गए हैं. तो और वो बहुत बहुत यूज़फुल हैं. तो
तो यू नीड प्रोफेशनल हेल्प फॉर इट, बट इन अ जेनेरिक वे आप कोई भी प्रोबायोटिक अच्छा लैक्टोबैसिलस जो है उसमें अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं, द एक्सपेंसिव वंस आर बेटर. तो दैट एंड कई बार कोई लोग ऐसे प्रोबायोटिक खाना शुरू करते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भी इम्बैलेंस है. तो इट्स अ साइंस इन इट सेल्फ एंड इट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ हैंड होल्डिंग, बट जनरली अगर आपको करना है तो आप कोई भी जो भी आपको सूट कर रहा है आप लीजिए. अब तो मतलब इट्स अ हमारे लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि कौन सा दें, क्योंकि कितने ज़्यादा अवेलेबल हो गए हैं और हर किस्म के कॉम्बिनेशंस भी हैं. तो वो भी एक अपने आप से आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा सूट कर रहा है. हाउएवर जिसका जैसे अगर फिर भी जैसे दाल नहीं पचा पा रहे तो गट हीलिंग करिए. कोई आजकल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, जब आप सुबह जैसे वो घी की थेरेपी होती है और क्लेंजिंग होती है और एनिमाज होते हैं जिससे वो आपकी गट के ऊपर बैलेंस रिस्टोर करते हैं बाय सर्टेन मेथड्स, तो वो कराएं. तो एक वही पुरानी बातें जो थी हमारी वो अब वापस आ रही. नहीं तो वाटर फास्ट कर लें, फास्टिंग ही कर लें, उससे भी गट रिपेयर होता है. ओके, 24 आवर्स के लिए. हाँ, अब 16 घंटे में भी गट रिपेयर शुरू हो जाता है, तो इसलिए आजकल 16 घंटे की बात होती है. लेकिन बहुत मुश्किल है, जो लोग कुछ लोग नहीं कर पाते हैं. तो फिर आप जो कर पाओ वाटर फास्ट कर लो, 24 घंटे कर लो. कई लोग 36 कर लेते हैं, कई लोग 72 कर लेते हैं, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपकी गट पर आता है, गट हीलिंग होती है. एंड उसके बाद ये नहीं कि फिर आप कचौरी और पूरी और छोले भटूरे खा रहे हैं, वो भी नहीं चलेगा. वापस आते हैं हम लोग जहाँ से मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है आपका भी और मेरा भी, वो ये कि अगर हम अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको हम कैसे बेटर तरीके से बेटर लाइफ दे सकते हैं. गेहूँ से वो नहीं दिक्कत नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए. तो अगर आपसे एक मैं डेली का एक रूटीन जानना चाहूँ या एक हफ्ते का या डेली का जैसे भी आप बताना चाहें, तो उनकी डाइट में हमें क्या चीज़ें ऐड करनी है और क्या हटा देनी है. प्रोसेस्ड फूड, बाहर का खाना तो बिल्कुल हटा देना चाहिए. और इनकी डाइट में जो आप खाना जिसमें बनाएं, जो तेल घी है उसका इस्तेमाल बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए. और इनको आदत डालें कच्ची चीज़ें खाने की, रॉ जैसे कैरेट हो गई. और ऑब्वियसली जब बच्चे हैं तो फिर जहाँ तक हो सके अपने खेतों में उगी हो या ऑर्गेनिक हो, सेफर वंस. तो गाजर, खीरा, मूली, तो जब तक आप इनको प्रोसेस्ड खिलाएंगे तो उनका पैलेट नहीं मांगेगा ये. तो वो आप जल्दी इनको इंट्रोड्यूस करें. फ्रेश फ्रूट की आदत डालें और प्रोटीन्स पर फोकस करें. अनाज की चॉइस जो है वो मैंने बताया रोटेशन में करें. तो अगर आपने गेहूँ देना भी है, बच्चा बिल्कुल सही चल रहा है, उसकी ग्रोथ ठीक है, तो फिर मतलब रोटेट करें. एक दिन रागी दे दिया, एक दिन बाजरा दे दिया, एक दिन ज्वार दे दिया. और बच्चों के लिए तो वो स्प्राउटेड वाला जो वर्जन है इवन बेटर है. और उसका पॉरेज भी दे सकते हैं, उसकी म्यूसली भी बना के दे सकते हैं. दही खिलाएं. और दही के साथ साथ दही की भी रात को नहीं, मॉर्निंग में या लंच तक. आई मीन आफ्टर दैट इट्स नॉट द बेस्ट. एंड जो मतलब अंकुरित चीज़ें हैं उसका जैसे चीला भी बना दिया अंकुरित का, तो लाइव फूड पर ज़्यादा फोकस करें. और मुझे लगता है कि अंडा एक अपने आप में बहुत कंप्लीट फूड है. तो जो लोग खा पाएँ, जिनका कोई रिलीजियस वो नहीं है, तो एक अंडा या 2 अंडे भी बच्चों की डाइट में होने चाहिए. और क्लीनिंग ज़रूर होनी चाहिए बच्चों की गट की भी. वो फास्टिंग से ही होगी बच्चों के लिए, बच्चे तो फास्ट करेंगे नहीं. जैसे बच्चे फास्ट तो नहीं करने की ज़रूरत, लेकिन जैसे एक होता है ना क्लीनिंग, जैसे कैस्टर ऑयल से आप पहले कराते थे ज़मानों में. जैसे बोर्डिंग स्कूल वगैरह में हमने सुना है कि ये लोग 1 हफ्ते में 1 बार क्लीनिंग पूरी गट की होती थी कैस्टर ऑयल से. और दूसरा अपना जो ऑयल पुलिंग होती है माउथ में, जो जैसे आपने कोकोनट ऑयल की या मस्टर्ड ऑयल की, हफ्ते में 1 या 2 बार इनको जैसे संडे के संडे ऑयल पुलिंग 10-15 मिनट वो तेल मुंह में रखा और फिर उसको स्पिट आउट किया. तो ये हेल्दी प्रैक्टिसेस ये बहुत ज़रूरी है. योगा ज़रूर होना चाहिए. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बच्चों को इनकरेज करें. सर पर तेल ज़रूर लगाएं हफ्ते में 1 बार. देखिए आपके मुंह से ये बात सुनना अच्छा लग रहा है, क्योंकि आमतौर पे लोग कहते हैं कि ये सारी बातें तो जो सो कॉल्ड मतलब जो पुरानी चीज़ों को मानते हैं उस तरीके से करते हैं,
आयुर्वेद वगैरह में वो भी सिर्फ कन्वर्ज हो चुके हैं, उसकी साइंस अब समझ आ गई है जी जी है ना, हर प्रमाण है, परिणाम भी है और प्रमाण भी है। राइट। बट एक चीज़ है मैम कि आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं और हम ग्लूटेन की बात करते हैं तो आयुर्वेद में आमतौर पे जो उनका मेडिकेशन है वो एलिमिनेशन नहीं है, क्योंकि मेरी आयुर्वेद में भी कुछ एक्सपर्ट से बात हुई है, वो कहते हैं कि हम आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं ग्रेजुअली कि वो आपको धीरे धीरे आप गेहूँ पे वापस आ जाते हैं और इशू नहीं होता है। ऐसा मैंने बताया ना कि उनकी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनसे हमारी गट वो हो जाती, लेकिन ग्लूटेन से ये प्रॉब्लम है कि इट गोज थ्रू द मेमोरी सेल्स। वहाँ पे जैसे बचपन में आपको टीका लगा तो वो उस बीमारी से आपको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन मिलती है, तो इम्यून सिस्टम उस मेमोरी के से, तो ग्लूटेन से मेमोरी सेल का ताल्लुक है। ओके हाँ, तो वो एलिमिनेशन आयुर्वेदा में नहीं भी करें, लेकिन वो इंसान शुरू में खा लेगा लेकिन आगे जाके उसको फिर से तकलीफ होगी। सो दैट इज़ द साइंस दैट जो हमने देखा अपने एक्सपीरियंस में, क्योंकि वो कई लोग कहते हैं कि अब तो हम सब कुछ खा रहे हैं, तो आप खा तो रहे हैं क्योंकि आपकी आंतें स्ट्रांग हो गई हैं, लेकिन आगे जाके तंग ज़रूर करता है। इसी तरह ये जो यूरोप में हम देखते हैं कि वहाँ के गेहूँ बिल्कुल फ़र्क है, उन्होंने ये मॉडर्न गेहूँ का एंट्री बंद कर दिया, मतलब अलाउ ही नहीं करा उनका। तो आप देखिए यूरोप का जो पॉपुलेशन है, इनका साइज़ मोटापे के हिसाब से, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वहाँ पे साइज़ कितना, मोटापा कितना भयंकर रूप से आया। तो अभी भी जो लोग गेहूँ यहाँ पे नहीं खाते वहाँ पे जाके खा लेते हैं, उनको 1, 2, 3 दिन फ़र्क नहीं पड़ता, कभी तो पूरे ट्रिप में 10-12 दिन के ट्रिप में ही नहीं पता चलता, पर वापस आते हैं फिर आता है सिम्टम, क्वालिटी। हाँ, तो वो क्वालिटी और मतलब उसका धीरे धीरे इम्पैक्ट आता है, बट आता है। अच्छा, क्योंकि मिलेट्स पे बात हो रही थी और मिलेट्स तो बहुत तरह के मिलेट्स हैं, अब उसमें ये नहीं होता कि सारे मिलेट्स सबके लिए फ़ायदेमंद है, ऐसा भी मैंने कहीं पढ़ा है। तो आपके हिसाब से सारे मिलेट्स इक्वली गुड हैं या कोई भी मिलेट खा सकता है, या फिर उसके लिए भी पहले टेस्ट करना होगा कि किसके लिए कौन बेस्ट है? नहीं, इसका कोई टेस्ट नहीं है, आप ही खुद टेस्ट। हाँ, मतलब खुद से ही टेस्ट करना होगा कि मेरे को कौन सा सूट कर रहा है, बिल्कुल। या फिर ये कि सारे इक्वली गुड हैं तो कोई भी आप खा सकते हैं? नहीं, सबके लिए सब कुछ नहीं है। ओके। और मिलेट्स की भी मिथ्स बहुत हैं प्रियंका, वो एक अलग पॉडकास्ट में कर सकते हैं, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि क्योंकि आप मिलेट्स खा रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि भाई आप हेल्दी खा रहे हैं तो जितना मर्जी खाइए, मिलेट्स में भी उतने ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिलेट का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, और मिलेट्स में भी मतलब कैलोरीज हैं वो भी बराबर हैं। तो आपको इतनी उसको लिबर्टी नहीं लेनी कि ये मिलेट ब्रेड है जी तो मैंने खा ली। और एक और बात प्रियंका कि क्योंकि जैसे आपने मिलेट ब्रेड की बात करी, तो जो लोग गेहूं से सेंसिटिव हैं उनमें देखना पड़ेगा कि उसमें कौन सा मिलेट डला है, और उसमें सोया ओट्स वगैरह तो नहीं है, और उसमें गेहूं तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें 80% अगर उसमें मिलेट्स है तो दे कैन लेबल इट मिलेट ब्रेड, बट उसमें और चीज़ें तो नहीं मिली। मिलेट नूडल्स में भी गेहूं होती है, तो जो जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो ठीक है, जिनको प्रॉब्लम है उनको ब्लाइंडली नहीं एक्सेप्ट करना है इसको, ठीक है ना। और दूसरा, एक पुरानी, आपने क्योंकि आयुर्वेदा की बात करी, तो उसमें कहते हैं एक काल भोजी इज अ योगी, जो एक टाइम खाते हैं, जो द्विकाल भोजी इज अ भोगी, एंड त्रिकाल भोजी इज अ रोगी। तो बहुत ज़्यादा खाना खाने से बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ नहीं है, हाँ। तो और जब हम कहते हैं एक टाइम खाना खा रहे हैं तो खाइए, उसके दूसरे टाइम आप कुछ और खा लीजिए, जैसे सब्जियां हो गई, फल हो गया, सूप हो गया, सलाद हो गया, या आपने दूध पी लिया, फल खा लिया, समथिंग विच इज़ लाइट। सो कमिंग बैक टू दिस आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट, उसमें भी जो हमारे वैदिक उसमें संस्कृत में लिखा है, मैं आपको बताती हूँ कि जिस मनुष्य को लंबी आयु चाहिए वो सूर्य अस्त से पहले अनाज खत्म करे। हम भी यही कह रहे हैं, क्योंकि वो सर्काडियन रिदम की जो बात होती है, तो डाइजेशन इज द बेस्ट अप टू सनसेट। तो सूर्य अस्त से पहले अपना अनाज खाएं। और जिस मनुष्य को हाजमे की प्रॉब्लम है, मतलब डाइजेस्टिव पाचन शक्ति जिसकी ठीक नहीं है, उसको अनाज एक बार से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो अनाज की बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं है, है ना। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इवन इन द ट्रेडिशनल दिस थिंग, वो तो हमने
एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री और उसके लेके अब काफ़ी कुछ बदल गया हमारी थिंकिंग, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं, इतना निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर। तो ये तो मिलेट्स की तो हमने बात की, लेकिन मिलेट्स के अलावा किनुआ की भी बात होती है। किनोआ नेटिव नहीं था हिंदुस्तान में, लेकिन Right. अब तो अब वो आराम से Easily उग रहा है। और उसमें भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है और प्रोटीन हाई है उसमें। तो वो एक वर्क्स फॉर अस, क्योंकि हम लोगों को प्रोटीन की तरफ ज़्यादा हम लोग फोकस मांगते हैं, और इसलिए तो वो कार्ब भी देता है और आपको प्रोटीन भी देता है और फ़ायदा भी करता है, तो आपको मेटाबॉलिकली इट इज़ एन एडवांटेज। सो दिस वन ऑफ द ग्रेन्स यू कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन एडिशन टू दाल के जो आटे हैं, मूंग का दाल का, या जैसे बेसन हो गया, या काले चने का आटा हो गया, और आपकी आमंड फ्लावर भी आजकल होता है यूज़, एंड मिलेट फ्लावर भी हो गया, और राइस इन डिफरेंट फॉर्म्स विद फाइबर इज गुड चॉइसेस। अच्छा, इसमें यहाँ भी एक सवाल आता है कि जो मल्टी ग्रेन आटा है, जो कि नॉर्मली कॉन्सेप्ट है ही कि आप मल्टी ग्रेन आटा ले लीजिए, या फिर अगर आप खाली गेहूँ भी ले तो खाली गेहूँ तो नहीं लेना है, एटलीस्ट बाकी भी नहीं मिलाते तो आपको उसमें सिर्फ चना मिला लेना है, ऐड ऑन करना है। तो मल्टी ग्रेन बेटर ऑप्शन है, गेहूँ के साथ एक चना मिलाना बेटर ऑप्शन है, या फिर सबको इंडिविजुअली अलग अलग खाना? वो उसमें आपकी चॉइस है, बट चॉइस ऑफ ग्रेन्स आपको देखने हैं कौन से ग्रेन्स उसमें हैं। अगर आप ज्वार में गेहूं मिला रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, उसका कोई प्रॉपर्टी इन्हांस तो नहीं हो रही। लेकिन अगर आप ज्वार में चना मिला रहे हैं तो उसमें फ़ायदा हो रहा है, ज्वार में मूंग दाल का आटा मिला रहे हैं तो फ़ायदा हो रहा है। राइट, मतलब बेटर ये कि आप खुद ही टेस्ट करें, मिला के भी खा सकते हैं, लेकिन गेहूँ तो खैर अलग ही रखना है अगर आप गेहूँ सूट नहीं कर रहा है तो। लेकिन जिन लोगों को गेहूँ से दिक्कत नहीं है, वो लोग, उनको अगर हमें लेना होगा तो गेहूं के साथ कुछ मिक्स करके लें, बेटर रहेगा। अलग अलग तरह के 4-5 को मिला लें, या फिर एक गेहूं के साथ एक दाल मिला, हाँ मिला लें, अलग अलग चीज़ें मिला लें जी दाल का। अब देखिए जो राजस्थान वगैरह में लोग हैं, जो बॉर्डर में जो बिल्कुल अभी ट्रेडिशनल डाइट्स फॉलो कर रहे हैं, वो अपना बाजरा उगाते हैं, वो अपना ज्वार उगाते हैं, वही खाते हैं। एवरेज एज जो है उनकी वहाँ पे 100 ईयर्स है, और 100 ईयर्स मतलब प्रोडक्टिव टाइम, प्रोडक्टिव लाइफ, खेतों में भी काम कर रहे हैं, रीढ़ की हड्डी एकदम सही है उनकी। और वहाँ से उन लोगों से बात करो तो आप गेहूं खाते हैं, कहते हैं हाँ मेहमान आते हैं तब लाते हैं। तो आप देखिए कितना फ़र्क पड़ता है उसका। गेहूं के अलावा एक और प्रॉब्लम कर रही है लोगों को, वो है दूध। आप ये भी देखते होंगे, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे कि जो मिल्क इंटॉलरेंट हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, तो उनके लिए आपका एडवाइस क्या रहता है कि उनको पूरी तरीके से दूध छोड़ देना चाहिए? ये तो प्रियंका बिल्कुल केस टू केस है, किसको कितना क्या टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग दूध सच नहीं पी पा रहे, लेकिन वो लैक्टोज फ्री ले पा रहे हैं। जो लैक्टोज इंटॉलरेंट वो दही ले पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जिसको डेयरी से इंटॉलरेंस है वो दूध वैसा नहीं ले पा रहा, तो लेकिन वो अपना चाय में ले पा रहा है ना, वो किसी इनडायरेक्ट फॉर्म में ले पाते हैं। तो इस सबकी टॉलरेंस अलग है, लेकिन अगर आपको इस्टेब्लिश हो गया कि डेयरी से प्रॉब्लम है, तो फिर आपको लैक्टोज भी हटाना है और डेयरी प्रोटीन भी हटाना है, क्योंकि डेयरी प्रोटीन इंक्लूड्स, डेयरी इंटॉलरेंस इंक्लूड्स द डेयरी प्रोटीन, केसिन एंड वे, एंड बाकी जो है वो लैक्टोज है। लैक्टोज इज द शुगर, तो वो तो बहुत आम चीज़ है। लैक्टोज विद एज लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है, क्योंकि वो एंजाइम जो होती है जो डाइजेस्ट करती है वो मिल्क शुगर, वो हमारी बॉडी में काफ़ी कम हो जाती है। और जिन लोगों को कई बार अर्ली एज में भी हो जाता है, अर्ली एज में भी हो जाता है, बचपन में भी हो जाता है। काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी तो एक इट्स अ वेरी सीरियस कंडीशन, जहाँ पे बच्चों का दूध रोकना पड़ता है, क्योंकि उनके स्टूल में खून आता है, म्यूकस आता है, तो वो आपको फिर ऑल्टरनेटिव्स की तरफ ही जाना पड़ता है। अब इसमें ऑल्टरनेटिव्स क्या होंगे? फॉर्मूलाज होते हैं और नहीं, बच्चों का तो है, वो तो क्लियर है, लेकिन अगर जैसे जो बड़े लोग हो गए, जैसे आप बता रहे हैं कि दूध नहीं ले सकते लेकिन दही ले सकते हैं, मैं इस तरह के केसेस में कई लोग को जानती हूँ। तो दही तो ले ही सकते हैं, बाकी अपना आमंड मिल्क ले लें या कोकोनट मिल्क ले लें, राइस मिल्क ले लें, आजकल वॉलनट मिल्क भी आ गया है, तो अलग अलग नट्स के मिल्क हैं, यू कैन टेक दोज एंड डिपेंड्स ऑन योर नीड। सोया ले सकते हैं वो लोग? सोया उनको सूट करेगा? उनको सोया नहीं करेगा सूट, नहीं करेगा जनरली नहीं करेगा, बट कोई एक्सेप्शंस हैं तो ठीक है, मतलब वो केस टू केस पे ही डिसाइड। वैसे तो वो इतना अच्छा आपका प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन वो बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता, बिकॉज ऑफ वो गेहूं जिनको सूट नहीं करता उनको नहीं करता, जिनको लैक्टोज नहीं करता उनको नहीं करता, तो
एक अच्छी चीज़ है, लेकिन सब लोग हाँ, नहीं बट खा जो सकते। सोया में कोई खराबी थोड़ी थी, हमारा अंदर का वातावरण बदल गया। सोया तो सालों से यूज़ हो रहा है, अभी भी यूज़ हो रहा है जापान में, चाइना में, फार ईस्ट में, लेकिन उनके बॉडीज़ फ़र्क हैं, उनका ये सब प्रॉब्लम नहीं है। जापान में तो सीलियाक डिसीज़ अननोन है, तो वो चीज़ें वहाँ के लिए ठीक है, लेकिन एक तो वहाँ हमारा पे वैसे ही रिलेटिवली गेहूँ जितना हमारे यहाँ पे रहा है उतना हाँ, use तो नहीं उनको होता है। प्रॉब्लम ही नहीं है ना इन चीज़ों की, तो ये तो यहाँ की सबसे ज़्यादा अगर फिट लोगों में आपने तो इतने लोगों को देखा होगा, हाँ। तो जापानीज जो है वन ऑफ द मोस्ट फिटेस्ट बिल्कुल। और हेल्दी एंड दे आर सो एक्टिव हाँ, आल्सो। और आपने मुझसे पूछा बच्चों के लिए क्या एडवाइस देंगे, एक बहुत बड़ा वहाँ से एक सीख है जापानीज डाइट से, कि वो लोग कहते हैं कि भैया ई स्टॉप व्हेन यू आर 80% फुल। मेरी बात हो रही थी एक हमारे एक ट्रिप में, तो उन्होंने कहा ये जापानीज कभी ओवरवेट नहीं हो सकते। तो मैंने कहा ये ऐसा क्यों कह रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस से? कहते हैं क्योंकि बचपन से ही उनको सिखाया जाता है कि 80% पे रुकना है। यहाँ पे तो होता है कि जितना लास्ट चम्मच भी खिला दिया जाए, उसके बाद भी उसके बाद खिला additionally दो थोड़ा सा और ले लो। खा लो, और ले लो। है ना। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आई थॉट वाज अ वेरी गुड लर्निंग फ्रॉम देयर फूड सिस्टम्स। अच्छा, मैं एक अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि जिसको अपना गट हेल्थ बेटर करना है, वैसे तो देखिए कुछ लोग तो ऑलरेडी जिनको प्रॉब्लम आई गई है, जिनको नहीं आ रही वो भी सूनर और लेटर आनी ही है, बिकॉज ऑफ जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, जिस तरह का खाना हम लोग खा रहे हैं, पॉल्यूशन एवरीथिंग। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि उनको 5 चेंजेस अपनी लाइफ में क्या करने हैं कि उनको रिजल्ट 30 दिन के अंदर कुछ दिखे, तो वो क्या होगा? और 30 दिन के बाद रिजल्ट देखने के लिए, हाँ, और स्टार्टिंग के लिए, दिस इज हाँ। फॉर स्टार्टिंग के, एक होता है ना बूस्ट करने के लिए खुद को। मैं आई एम गोइंग टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग कि कोई भी चीज़ डाइट रिलेटेड परमानेंट नहीं है। जब तक करोगे आपको बेनिफिट मिलेगा, छोड़ोगे तो उसका ख़त्म हो गया। तो जो ऐसी आदतें और ऐसे शिफ्ट करो जिससे माइंडसेट शिफ्ट हो, जिससे आप लाइफस्टाइल को शिफ्ट करो और फिर उसको रखो। नहीं, मान लीजिए मैं इसलिए जानना चाहती थी कि किसी को अपने दिन की शुरुआत करनी है, जिसको ग्लूटेन वाला इशू है, उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो उसके दिन के स्टार्टिंग के एक तो ये कि वो क्या चीज़ें उसको छोड़नी हो, तो आपने बताया कि अनाज तो आपको रिप्लेस करना है, फिर आपको अपने गट हेल्थ को बेटर करने के लिए अच्छे बैक्टीरिया डालना है। पर अगर मैं एक दिन का उनका आपसे पूछना चाहूँ रूटीन की, उनकी डे का स्टार्ट कैसे होना चाहिए, आइडियल तरीका क्या है? देखिए ये भी एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच होती है कि किसको भूख कब लग रही है। मुझे लगती है भूख 11-12 बजे, कई लोगों को लगती है सुबह 8 बजे ही खाना है, कई लोगों को 5-6 बजे लगती है, बट मैक्सिमम भूख तब होती है 5 to 6 के टाइम, 4 to 7 जिसको पीरियड बोलते हैं। हाँ, बट अगर आप मानने के आपको एवरेज भूख लगती है पूरे मॉर्निंग टू इवनिंग, तो सुबह आप अपने जो वैल्यू एडेड चीज़ें हैं उनको करो, क्योंकि वो आपकी रूटीन में फिर रेगुलर रहते हैं। जैसे आपने कोई डिटॉक्स पानी ले लिया, जो भी स्पाइस कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगता है, धनिया हो गया, ज़ीरा हो गया, सौंफ हो गया, कई लोग दालचीनी भी लेते हैं, मेथी भी लेते हैं अगर उनको डायबिटीज़ वगैरह है तो और उससे पहले थोड़ा सा वार्म वाटर ज़रूर लें। और वार्म वाटर में कई लोग मतलब कोई अपना तुलसी डालता है, कोई अपना चिया सीड्स डाल देता है, कई लोग अपने जो भी आपको चीज़ पसंद है आप ले सकते ये जो हैं। काढ़ा या पानी जो आप बता रहे हैं, ये नॉर्मली रात में सोक करके लेना बेटर है या सुबह पाउडर डाल के उसको उबाल के भी ले सकते हैं? दोनों चीज़ें ठीक है, बट सोक करें तो और भी अच्छा है। तो हल्दी ले लेते हैं कई लोग सुबह जैसे हमने बात करी गट हीलिंग की, तो घी ले लेते हैं या कोकोनट ऑयल लेते हैं, फिर वार्म वाटर लेते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर, बट ये जो भी प्रैक्टिसेस हैं यू कैन स्टार्ट इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड गट। 2 चम्मच घी या 2 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल लेके फिर आप अपना और कुछ लें। और कई लोग फिर एलोवेरा, आंवला, कई लोग लेमन एंड हनी। सो कई लोगों को नहीं हनी वो सूट करता लेमन, तो इट डिपेंड्स ऑन 1 to 1, बट कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर ली जाए। और फिर अगर आप चाय लेते हैं या ग्रीन टी लेते हैं या ब्लैक कॉफ़ी या कॉफ़ी लेते हैं तो वो आप ले सकते हैं, बट इन चीज़ों के बाद एंड फिर आपका मेरे हिसाब से शुरुआत होनी चाहिए कोई सोक नट से, सोक मिक्स नट्स, कोई अखरोट, कोई बादाम, कोई काजू, कोई पिस्ता, जो भी आपको सीड्स भी उसमें मिक्स कर सकते हैं। तो भीगे हुए सीड्स, उसके साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स का मतलब किशमिश, मनक्का, एप्रिकॉट, अंजीर, तो ये भिगो के आप रखें। कभी प्रून्स भी ले सकते हैं मिठास के लिए, खजूर ले सकते हैं, छुआरा ले सकते हैं। तो जितने भी आप चीज़ें करेंगे उतना बेनिफिट आपको मिलता है।
तो एक अपने आप में एक नाश्ता हो गया। उसके साथ भी भूख है तो फिर आप थोड़ा सा दही ले लें, दही में भी लोग ले लेते हैं जिसको सूट करता है, तो नहीं तो उसके साथ कोई अंकुरित ले लें या भीगा हुआ चना ले लें या छुकी हुई मूंग दाल ले लें। तो उससे आपका रादर देन हैविंग कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, अनलेस यू आर गोइंग फॉर रनिंग और वॉकिंग और समथिंग वेरी एक्टिव, तो ऐसे लो ग्लाइसेमिक अनाज का आप जैसे दालें वगैरह हैं उसको आप ब्रेकफास्ट में लें, तो इससे भूख भी आपकी ठीक ठाक रहती है। और फिर आपका लंच में मेरा मतलब ये रहता है कि आप अपनी एक प्रोटेक्टिव प्लेट ले लें। प्रोटेक्टिव प्लेट का मतलब उसमें 5 या 7 रंग फल या सब्जी के हों, उसमें थोड़ा सा प्रोटीन भी हो जाए, अंकुरित भी हो जाए, तो मतलब इट्स वेरी सिंपल। और फिर उसके साथ आपने अगर दाल सब्जी भी और खानी है तो खा सकते हैं, बट एक प्रोटेक्टिव प्लेट ज़रूर लें। इवनिंग में आप अपना 5 या 7 बजे का जो टाइम है उसमें आप अनाज ले लें, रोटी ले लें, चावल ले लें, डोसा ले लें, इडली ले लें, क्योंकि उस समय भूख लगती है ना। तो उस समय को अगर आपने एड्रेस कर लिया तो फिर रात की भूख आपने अपने आप कम कर दी, है ना, क्योंकि अनाज आपने ले लिया 5-7 बजे। फिर रात को सूप ले लिया या कोई फल या दूध ले लिया, समथिंग लाइक दैट विच इज़ लाइट टू डाइजेस्ट। और अगर कोई नॉन वेज है तो अपना कोई कबाब वगैरह ले लिया, ग्रिल ले लिया, नहीं तो टिक्की बना ली, डिपेंडिंग ऑन योर हंगर। सो एवरेज लोड जो है वो आपने 7 बजे से पहले ख़त्म कर दिया। एक स्मूदी भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसको डेफिनेटली देती हूँ लोगों को कि उसमें काफ़ी सुपर फूड्स चले जाते हैं। तो उस स्मूदी में हम लोग डलवाते हैं, कोई नट मिल्क डलवा लिया या कोकोनट वाटर, उसके साथ चिया सीड्स हो गए, उसके साथ बेरीज डाल दिए अगर सीज़न में है तो, उसके साथ आपने माचा पाउडर, मोरिंगा पाउडर और भी 2-3 अगर आपने कुछ हल्दी की चुटकी डालनी है वो डाल दी। और फिर ताहिनी, जैसे तिल का वो इस्तेमाल करना चाहो तो ताहिनी उसका एक पेस्ट होती है वो डाल दी, और केला डाला या कुछ खजूर डाली, तो एक अपने आप में एक फुल मील रिप्लेसमेंट बन जाती है। तो कभी कभी एक मील को रिप्लेस करना चाहें तो सुबह या शाम आप कर सकते हैं। तो इस डाइट में कोई मुश्किल नहीं है, बस यही है कि वो एक पराठा पूरी वाली बात नहीं है। लेकिन नहीं, आपका ना एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है जो कि आपने मुझे पहले भी डिस्कस किया था हमारे साथ, कि यू हैव टू प्लान योर फूड, प्लान योर मील। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग को जो दिखा सामने, लास्ट मिनट आप किचन में गए और सामने जो दिखा कि क्या है, कौन सी दाल अवेलेबल है, कौन सी सब्जी अवेलेबल है, उठाया आपने, तो वो आपने लोएस्ट प्रायोरिटी पे डाल दिया ना उसको। यू हैव टू प्रायोरिटाइज। हम लोग का इंडियंस का ये माइंडसेट है। इफ यू लव योर हेल्थ यू हैव टू लव योर फूड एंड यू हैव टू प्लान योर फूड। एक आखिरी सवाल, जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्लूटेन से, क्या उनको भी गेहूँ छोड़ देना चाहिए पूरी तरीके से? नहीं, या फिर कम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हाँ, बट ये है कि वैरायटी ज़रूर होती है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अलग अलग अनाज लें, बट बिल्कुल सबके फ़ायदे अलग अलग हैं। हाँ, सबके फ़ायदे अलग अलग हैं। क्योंकि ये बहुत है, ये मतलब जैसे फैट कह लीजिए, कुछ भी ज़्यादा लोग कहते हैं कि ग्लूटेन छोड़ देते हैं, जिन्हें प्रॉब्लम नहीं है वो भी ग्लूटेन नहीं खाना है, वेट बढ़ जाएगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, ग्लूटेन छोड़ने से कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है तो कुछ बेनिफिट्स हैं ना? नहीं, ग्लूटेन के कोई ऐसे बेनिफिट्स नहीं है जो हम कहें कि उसका फ़ायदा है। लेकिन हाँ, बेकरी में जो बेकर्स हैं उनको बेनिफिट दिखता है क्योंकि वो चिपकने वाली प्रॉपर्टी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप गेहूं छोड़ेंगे तो कोई नुकसान हो जाएगा। लेकिन रोटेशन में ग्रेन्स लें तो बेटर है। और एक और बड़ा मिथ है कि भाई वेट लॉस है तो बस गेहूं छोड़ दिया तो वेट लॉस हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल करना है, पोर्शन कंट्रोल करना है, टाइमिंग कंट्रोल करनी है। और क्योंकि ग्लूटेन अगर नहीं खाएंगे तो मैं आलू खाऊंगी, चावल खाऊंगी, वो सब मीठी चीज़ें खाऊंगी, ऐसा नहीं होता। सो इट इज़ ओवर सिंप्लीफाइड, इट्स नॉट करेक्ट। चलिए, हम चाहते हैं कि ज़्यादातर आप हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज ज़रूर दें कि खासकर जो ग्लूटेन इंटॉलरेंट है या प्रॉब्लम है उनके लिए भी, और जिन्हें नहीं है उनके लिए भी, उनके लिए आपके। मैं तो वन लाइन ही बोलूँगी, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन, एंड द ग्रेन चेंजर इज़ द गेम चेंजर। बहुत खूब। चलिए, हम पूरी उम्मीद है हमें कि जो व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं वो उनको इस बातचीत का फ़ायदा ज़रूर होगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।